हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ जेपी भारद्वाज। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आज की वीडियो में खास खबर क्या होने वाला है। तारीख आज 2 सितंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की 10वीं तिथि के दिन रामदेव जयंती है और तेजा दशमी का मेला भी लगता है देश भर में कई जगहों पर। खास तौर से राजस्थान राज्य में ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो आप सभी को रामदेव जयंती और तेजा दशमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी आज का दिन इतिहास में बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन दुनिया में पहले एटीएम की शुरुआत हुई थी। 2 सितंबर 1969 को न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का पहला एटीएम खुला था। और आज के दिन को वर्ल्ड कोकोनट डे यानी विश्व नारियल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चीन और जापान दौरे की यात्रा करके वापस भारत लौट आए हैं। चीन के तियानजिन से उम्मीद और रूस के भरोसे का तोहफा लेकर दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी के चीन के दूसरे दिन के दौरान एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ भी भारत की एक बड़ी जीत दिखाई दी। पाकिस्तानी पीएम की मौजूदगी में जम्मू पहलगाम हमले की निंदा की और इसमें एससीओ समिट के मेंबर देश भी बोले कि आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी है। चीन में पाकिस्तानी पीएम के ही सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया। और अच्छी बात यह रही कि एससीओ समिट के सभी मेंबर देश भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हुए हैं। वहीं इस दरमियान पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कार में तकरीबन 45 मिनट तक सीक्रेट बातचीत भी की है। रूसी राष्ट्रपति खुद पीएम मोदी के साथ ही कार में जाने के लिए उनका इंतजार किए। 10 मिनट तक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेट भी किया। और इस एससीओ समिट के समापन के बाद वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन रहा, देखिए आप। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ट्रंप ने भारत की मुश्किलें बढ़ाई, तो द रॉयटर्स बोला मोदी और पुतिन के साथ अमेरिका को चुनौती दे रहा चीन। और चीन में एक अनोखा वाकया ये भी देखने को मिला, जब पुतिन से बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तब बगल में खड़े थे पाकिस्तानी पीएम शहबाज, जो कि टकटकी लगाकर देखते रहे। और भी ये एससीओ समिट की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दरमियान पीएम मोदी ने दुनिया के कई दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा रेड फ्लैग कार में भी घूमे पीएम मोदी। वहीं मोदी ने चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी भारत आने का न्योता दिया। तो कुछ ये मोमेंट्स रहे चीन में पीएम मोदी के। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आज 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। और इस सम्मेलन में दुनिया भर के 48 से भी ज्यादा देशों के करीब 2500 प्रतिनिधि शरीक होंगे यानी शामिल होंगे। और ये सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में हो रहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 सितंबर को बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का भी उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ये उद्घाटन करेंगे। और आज एक रोजगार मेला भी लगने जा रहा। हाई स्कूल और आईआईटी पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें नॉन टेक्निकल उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। जापान और चीन के दौरे से दिल्ली लौटते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन किया, क्योंकि पंजाब में जो भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब सीएम को मदद का भरोसा दिलाया। पंजाब कांग्रेस ने बाढ़ पर पीएम मोदी से भी मदद मांगी। वड़िंग बोले कि राज्य अब इंतजार नहीं कर सकता। 1300 गाँवों में तबाही मची हुई है, किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है, तो केंद्र सरकार तुरंत मदद करे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर तुरंत राहत पैकेज की मांग भी की है। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर बातचीत की। पंजाब के 9 जिलों में अभी बाढ़ आई हुई है। जालंधर में भी हाई अलर्ट। अमृतसर में एक किसान की भी मौत हो गई। और पंजाब में इन बाढ़ के हालातों पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी कहा कि हम पीड़ितों की मदद करेंगे। वो बोले कि चाहे सब कुछ दांव पर क्यों न लगाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और लोगों से भी इस मदद की मुहिम से जुड़ने की अपील की उन्होंने। चलिए अगली खबर देखिए। भारत की जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2030 तक भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आने वाले 4-5 सालों में भारत की इकोनॉमी $7.3 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और वहीं दोस्तों, बीते महीने अगस्त में भारत का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा। देखिए, 6.5% की बढ़ोतरी के साथ 1.86 लाख करोड़ रुपए रहा बीते महीने अगस्त का कुल जीएसटी टैक्स कलेक्शन, जो कि पिछले साल की तुलना में 6.5% बढ़ा है। और इससे पिछले वाले महीने जुलाई में 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे सरकार ने जीएसटी के जरिए। चलिए अगली खबर आ रही कि भारत और चीन की बढ़ती व्यापारिक नजदीकी बढ़ाएगी अमेरिका की बेचैनी। ट्रंप पर अब दबाव बढ़ेगा। हाल ही में जो पीएम मोदी ने चाइनीज राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो उसके बाद दुनिया भर के कई एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि भारत की दोस्ती चीन और रूस के साथ बढ़ रही है। तो ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता की बात है। और बीते दिन ट्रंप के सलाहकार भी बोले कि रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को मुनाफा हुआ और इसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है।
भारत के चीन और रूस के करीब जाने से दुनिया में अशांति फैलेगी। देखिए मतलब अमेरिका अब डरने लगा है कि भारत चाइना और रूस के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। और पेट्रोल से मुनाफा कमाने के मामले पर अमेरिकी सलाहकार को जवाब देते हुए भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बयान देते हुए कहा कि भारत ने नियमों का पालन किया, रूसी तेल से लाभ नहीं कमाया। पीटर नवारो के बयान पर यह जवाब दिया तो अमेरिका के इन आरोपों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये भी कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत तेल खरीदा, दुनिया को $200 प्रति बैरल कीमत तेल से बचाया, युद्ध फंड करने का आरोप लगाया था भारत पर। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा ये भी किया कि भारत अब अमेरिका पर टैरिफ घटाने के लिए तैयार है। और अपने इसी दावे पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, भारत को पहले ही कम कर देना चाहिए था। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की यूएस टैरिफ की वजह से अमेरिकी नागरिकों के लिए कुछ जरूरी दवाइयां भी महंगी हो सकती हैं और भारत से चाय निर्यात पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ की वजह से कई सारे भारतीय उत्पाद जो है अमेरिका के बाजार में महंगे हो जाएंगे, राइट। तो इससे भारत के उद्योगों को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत से अमेरिका का व्यापार बहुत कम ही रहा है, अब तक के संबंध पूरी तरह से एक तरफा रहे हैं। लेकिन एससीओ समिट के माहौल को देखते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका का रिश्ता 21वीं सदी के लिए निर्णायक होगा। एससीओ सम्मेलन के बीच अब नरम पड़ते दिख रहे हैं ट्रंप प्रशासन के तेवर भी हैं, क्योंकि इस समिट के बाद एक अमेरिकी दूतावास ने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है और ये 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता होगा। तो ये कुछ दोस्तों अमेरिकी मसले को लेकर खबरें चल रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, लड़कियों की शिक्षा में योगदान के लिए एजुकेट गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। एजुकेट गर्ल्स जो कि एक एनजीओ है, इसको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने जा रहा और ये सम्मान पाने वाली भारत की पहली संस्था होगी। 20 लाख से भी ज्यादा बच्चियों को वापस स्कूल भेजा जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, तो ये एनजीओ ने बहुत ही अच्छी पहल की है ना। और ये एशिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान है जो पहली बार किसी भारतीय संस्था को मिल रहा है, जो कि बड़े गर्व की बात है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है और चुनाव आयोग भी बोला कि 1 सितंबर के बाद आई आपत्तियों पर अब विचार करेंगे। लेकिन मतदाता अब नहीं कर पाएंगे दावा या आपत्ति। बिहार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब तक 32,938 आवेदन भी आ चुके हैं और बिहार में जो चुनावी वेरिफिकेशन का सिस्टम चल रहा है SIR, ये भी नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियां दाखिल करने पर समय सीमा बढ़ाने की मांग याचिका को भी खारिज कर दिया है। लेकिन अब तक जो आपत्तियां आई हुई हैं, उस पर जरूर चुनाव आयोग का कहना कि 1 सितंबर के बाद दायर दावों पर हम विचार करेंगे ऐसा। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, तेलंगाना में 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को MBBS और BDS में मूल निवास आरक्षण का लाभ मिलेगा, जबकि पिछले साल इस नियम को नकार दिया था कुछ कॉलेजों के द्वारा। तो अब इस मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू की GST भुगतान की सुविधा भी। प्राइवेट क्षेत्र के बैंक IDFC फर्स्ट ने अपने ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों के ही लिए GST भुगतान सुविधा शुरू की है। आप इस बैंक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से GST सबमिट कर पाएंगे। और 2000 रुपए के नोटों को लेकर भी RBI ने रिपोर्ट जारी की, कहा कि अब तक 98.33% बैंक नोट जो है वो RBI के पास पहुंच चुके हैं, यानी अभी भी लगभग 1.5% से ज्यादा नोट सर्कुलेशन में है। और UPI ट्रांजेक्शन पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने अगस्त में 20 अरब से भी ज्यादा के ट्रांजेक्शन हुए हैं। UPI पेमेंट ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। और बैंकिंग रूल्स को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए, ATM चार्ज और कैश ट्रांजेक्शन पर बड़ा बदलाव होने जा रहा। इस बैंक ने कई नियम बदले हैं। दरअसल यस बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया गया है। हालांकि ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे और ये नियम जो लागू होंगे वो सैलरी, डिफेंस, मर्चेंट अकाउंट्स, इस तरह के अकाउंट के चार्जेस और शर्तों में बदलाव किया जा रहा है। अब ये नए नियमों में क्या क्या चेंजेस हैं, इसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दुनिया की दिग्गज AI कंपनी OpenAI जो है ChatGPT को बनाने वाली कंपनी, उसने भारत में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। OpenAI बनाएगा 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर और इससे देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। कंपनी का कहना है कि ये उसके स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा और जल्द ही नई दिल्ली में OpenAI कंपनी अपना पहला ऑफिस खोलने की भी तैयारी कर रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही, ऑनलाइन मनी गेम पर बैन का असर देखने लगा। अब MPL कंपनी भी 300 कर्मचारियों की छटनी करेगी और भी कई सारी कंपनियां भारत में कर्मचारियों को निकालने लगी है। जो फैंटेसी गेमिंग कंपनियां थी जैसे ड्रीम 11, पोकर बाजार, MPL, माई 11 सर्किल वगैरह, तो ये कंपनियां अब कर्मचारियों को निकाल रही है। MPL ने 60% और पोकरबाजी ने 45% स्टाफ को निकाल दिया। रियल मनी गेमिंग को बैन करने के जल्दी ये असर दिख रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधि भी, और इस दरमियान भी उन्होंने कहा कि जल्द ही ये नए नियम लागू होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से रोकने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी बोले कि ये याचिकाकर्ता इंग्लैंड का है और बाहरी व्यक्ति नहीं बताएगा कि कौन सा पेट्रोल हम इस्तेमाल करें ऐसा। तो कुल मिलाकर जो E20 पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल मिश्रित किया जाता है, ये नीति भारत में जारी रहेगी। पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया, याचिका को खारिज करने। चलिए अगली खबर आ रही, इस्तीफे के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने आवास से निकले। अब अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे वो। विपक्ष ने हाउस
अरेस्ट का आरोप भी लगाया था। और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी जल्दी होने वाले हैं। 100% वोटिंग के लिए एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग दी जा रही है। बैलेट पर निशान लगाना, मोड़ कर बॉक्स में डालना सिखाएंगे। मतदान से पहले पीएम मोदी सांसदों को डिनर भी देंगे। और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक और खबर ये भी है कि सांसद अमृतपाल भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को ऑर्डर भी जारी किया। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्राकृतिक आपदा पर पंजाब के 1300 से ज्यादा गाँव में बाढ़ आई हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जा चुका है। और हरियाणा में भी बाढ़ की वजह से 2.5 लाख एकड़ से भी ज्यादा किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, नुकसान हो चुका है। उत्तर भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं।